हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहें। बिल्कुल शानदार तरीके से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे। चलिए तो जल्दी से आ जाओ भैया, फटाफट तरीके से। सभी साथियों का स्वागत है। एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। क्या एग्ज़ाम तक आपको सारी की सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खम्मा गणी, राम राम राधे राधे। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं मेरे नौजवान साथियों। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहां है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्य विश्लेषण का तत्काल उत्पाद क्या है? क्या प्रोडक्ट है? कार्य उत्पादन का तत्काल उत्पाद क्या है? बताइए, कार्य उत्पादन का तत्काल उत्पाद क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ, कार्य विश्लेषण का तत्काल उत्पाद क्या है? कार्य का मूल्यांकन करना, कार्य का विवरण, कार्य का विनिर्देश और कार्य संवर्धन। बताया था मैंने आपको, पढ़ाई थी ये बात। तो बताइए जल्दी से क्या जवाब करने वाले हैं आप? हाँ, कि कार्य विश्लेषण का तत्काल उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा, कार्य विश्लेषण का जो तत्काल उत्पाद है वो है कार्य का विवरण। क्या है दोस्तों? कार्य का विवरण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है? 360 डिग्री मूल्यांकन, ग्राफिक श्रेणीयन सारणी, उद्देश्यों का प्रबंध, बलात् विवरण विधि और व्यवहार परक स्तरक श्रेणीय मापनी। तो किसे प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बताइए जल्दी से। हाँ, फटाफट बताओ भाई, सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करो, जल्दी से जवाब दो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो याद रखिए कौन कौन सा देखना है हमें। देखो, 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन होता है, वो प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, वो भी प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है। और व्यवहार परक स्तरीय श्रेणीय मापनी भी माना जाता है। तो ये तीनों को याद रखिए। 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन, उद्देश्यों का मैनेजमेंट और व्यवहार परक स्तरक श्रेणीय मापनी प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 5 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। भर्ती चयन की खालिस्तान प्रक्रिया है। भर्ती जो है वह चयन की कैसी प्रक्रिया है? पश्चातवर्ती, पूर्ववर्ती, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं? भर्ती चयन की प्रक्रिया है। चयन, सीधी सी बात है, चयन पहले होगा या भर्ती पहले होगी? तो भर्ती के मामले में पूछ रहा है भाई ये। हाँ बताओ, सबका जवाब सही है। पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। भर्ती चयन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। आगे चलो। मानव संसाधन प्रबंध HRM किससे संबंधित है? HRM प्रश्न संबंधित है भर्ती और चयन से, प्रशिक्षण और विकास से, क्षतिपूर्ति से या उपरोक्त सभी से? बताओ किससे संबंधित है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 सबको पता है। मैंने आपको अंतर भी लिखवाया था,
प्रशिक्षण विकास में क्या फर्क होता है? उपरोक्त सभी। स्टाफिंग किस प्रबंधकीय कार्य से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? स्टाफिंग को मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा कार्य है जिससे स्टाफिंग बहुत निकटता से संबंधित है? नियंत्रण, नेतृत्व, विपणन और संगठन। नियंत्रण, नेतृत्व, विपणन और संगठन। तो स्टाफिंग किस प्रबंधकीय कार्य के सबसे अधिक निकट है? बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से बताओ। हाँ बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो संगठन से इसकी निकटता बहुत अधिक है। संगठन से इसकी निकटता बहुत अधिक है। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। मानव संसाधन प्रबंध में क्या शामिल है? कर्मचारी शिकायत निवारण, संगठनात्मक वातावरण, नौकरी को प्रोत्साहन, भर्ती और चयन। बताओ। हाँ, तो कर्मचारी शिकायत निवारण शामिल है, संगठनात्मक व्यवहार ये नहीं शामिल है, क्रॉस, नौकरी प्रोत्साहन शामिल है, भर्ती शामिल है और चयन शामिल है। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। कार्य विनिर्देश क्या है? कार्य विनिर्देश क्या है? कार्य के लिए जरूरी विवरण, कार्य के प्रदर्शन में आवश्यक कौशल और क्षमताओं का विवरण, कार्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण, जिस तरीके से कार्य करना है उसका विवरण। कार्य विनिर्देश क्या है? कार्य विनिर्देश क्या है? जल्दी से बताओ भैया। चलिए, तो कार्य विनिर्देश क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए। तो कार्य के प्रदर्शन में आवश्यक कौशल और क्षमताओं का जो विवरण होता है वही कार्य विनिर्देश कहलाता है, विनिर्देश कहलाता है। कोई भी संगठन किसी संगठन के मानव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए, किसी संगठन के मानव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए एक मॉडल का सुझाव देने वाला पहला भारतीय कौन है? हाँ, किसी संगठन के मानव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए एक मॉडल का सुझाव देने वाला पहला भारतीय कौन है? प्रोफेसर के.एम. रंगराजन, प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती, प्रोफेसर चोरे और प्रोफेसर टंडन। बताओ क्या जवाब है? किसी संगठन के मानव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए एक मॉडल का सुझाव देने वाला पहला भारतीय कौन है? 8 नंबर का जवाब क्या होगा? बताइए। तो प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती। कौन है? प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती जो हैं वो सुझाव देने वाले पहले भारतीय हैं। मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों को संगठनात्मक तौर पर बनाना है। बताइए। मानव संसाधन प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों को संगठनात्मक तौर पर बनाना है। प्रभावशील, कार्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए, दक्षता या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है प्रभावशीलता। क्या जवाब है? प्रभावशीलता इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रभावशीलता।
निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती है? वर्गीकरण विधि, व्यवहारपरक स्थिरक श्रेणीय मापनी, 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन लागत लेखांकन विधि। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती है? हाँ, निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, तो वर्गीकरण विधि कौन सी नहीं मानी जाती है? वर्गीकरण विधि नहीं मानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए क्लास 24 आपनो राजस्थान जो चैनल पर आपको सारा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है। इसी के साथ क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको 31 टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं 399 में। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएं, वहां से आप जूनियर अकाउंटेंट पर जाएं और वहां से आपको पेपर फर्स्ट के 31, पेपर सेकंड के 31 यानी एक सब्जेक्ट के आपको 750 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज ही जाकर ज्वाइन करें। वित्त कार्य में शामिल है। वित्त कार्य में क्या शामिल है? वित्त कार्य में शामिल है, बताओ। वित्त कार्य में शामिल है पूंजी की आवश्यकता का निर्णय करना, कोषों के स्रोत का निर्धारण करना, विभिन्न स्रोतों की संरचना का निर्धारण करना, या उपरोक्त सभी। वित्त में क्या शामिल है, बताओ। वित्त कार्य में क्या शामिल है? तो वित्त कार्य में शामिल होने की अगर यहां पर बात की जाए तो पूंजी की आवश्यकता का निर्णय करना, कोषों के स्रोत का निर्धारण करना, विभिन्न स्रोतों की संरचना का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। तो 11 का जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण अधिकार यानी SDR से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है? IBRD, WTO, IMF और गेट। बताओ कौन सी है? तो कौन विशेष आहरण अधिकार के लिए कौन है? IMF शामिल है। कौन शामिल है? IMF से संबंधित है ये अधिकार। किस वर्ष में LIC का गठन किया गया था? कौन से वर्ष में LIC का गठन किया गया था, बताओ। किस वर्ष में LIC का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, तो 1956 में। LIC का गठन कब किया गया? 1956 में LIC का गठन किया गया। RBI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? RBI की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1935 में, 1948 में, या 1945 में? RBI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? बताओ जल्दी से, लाइक शेयर करो कि RBI की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। जल्दी से बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI की स्थापना 1935 में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान था? निम्न में से कौन सा भारत का पहला वित्तीय विकास संस्थान था? IDBI, नाबार्ड, LIC, IFCI। कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान था, बताओ।
तो IFCI क्या था? IFCI। ठीक है। भारत में ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? सरकारी खजाना विभाग, SBI, RBI, सेबी। भारत में ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? ट्रेजरी जो बिल होते हैं वो कौन जारी करता है? मैंने आपको जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स में भी पढ़ाया था, तो बताइए। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो वो करता है सरकारी खजाना विभाग। कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल और खालिस्तान के बीच के संबंध से है। कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल और खालिस्तान के बीच के संबंध से है। लेनदारों के बीच के संबंध से, संचय के बीच के संबंध से, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, किसके संबंध से है बताओ? ठीक है, बताओ रे। वेरी गुड खापटो। दीर्घकालीन ऋण, कैपिटल गियरिंग का मतलब इक्विटी कैपिटल और दीर्घकालीन ऋण के बीच के संबंध से है कैपिटल गियरिंग। कार्यशील पूंजी को खालिस्तान पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। परिसंचरी, कैलकुलेटिंग, स्थायी, अवधि या उपरोक्त सभी। किस रूप में भी जाना जाता है? कार्यशील पूंजी को किस रूप में भी जाना जाता है बताओ? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, परिसंचारी। भारत में वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन खालिस्तान की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। भारत में वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन खालिस्तान की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया। टंडन समिति, कोर समिति, कन्नन समिति या वागुल समिति? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। वाणिज्यिक पत्रों का निर्गमन खालिस्तान की सिफारिश के बाद अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या है? हाँ जी, तो कौन सी समिति है? हाँ, कौन सी समिति है भाई? तो ये समिति है वागुल समिति। कौन सी समिति है दोस्तों? वागुल समिति है। बिना किसी ब्याज दर के जारी, बिना किसी ब्याज दर के जारी किए गए बॉन्ड को क्या कहा जाता है? बिना किसी ब्याज दर के जारी किए गए बॉन्ड को क्या कहा जाता है? एनसीडी, शून्य कूपन बॉन्ड, FCCB और फ्लेक्सी बॉन्ड। बिना किसी ब्याज दर के जारी किए गए बॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो बताओ, बिना किसी ब्याज दर के जारी किए गए बॉन्ड को क्या कहते हैं? एनसीडी, शून्य कूपन बॉन्ड, FCB या फ्लेक्सी बॉन्ड? तो इनको कहते हैं हम शून्य कूपन बॉन्ड। क्या कहते हैं? शून्य कूपन बॉन्ड कहा जाता है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का अंकेक्षण कराने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? संयुक्त पूंजी कंपनी वाली कंपनियों का अंकेक्षण कराने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है बताओ? कार्य कुशलता बढ़ाना, लाभों में वृद्धि करना, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना और गुडविल में वृद्धि करना, यानी ख्याति में वृद्धि करना। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का अंकेक्षण कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
उनका उद्देश्य होता है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। निम्नांकित में से किस संस्था में ऐच्छिक अंकेक्षण होता है? कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ। बैंक में, कंपनी में, एकाकी व्यापार में या सरकारी विभाग में? लाइक शेयर करो जल्दी से, फटाफट तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ भाई बताइए। सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 में एकाकी व्यापार में। भैया मेरा खुद का पर्सनल व्यापार है, मैं करूं तो करूं, नहीं करूं तो नहीं करूं। चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? खाता बही में खतौनी करने के पश्चात अंकेक्षण, अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण, अंतिम खाते तैयार होने के पश्चात अंकेक्षण, तलपट बनाने के पश्चात अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? हाँ, तो चालू अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 23, अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण। निजी कंपनी के लिए अंकेक्षण कैसा है भैया? अनिवार्य है, ऐच्छिक है, वैकल्पिक है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है या वैकल्पिक है, बताओ। हाँ, अनिवार्य है, वैकल्पिक है या ऐच्छिक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 अनिवार्य है भैया, कंपलसरी है, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। आगे चलो। वैधानिक अंकेक्षण होता है ऐच्छिक, अनिवार्य दोनों या कोई नहीं? वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 वैधानिक अंकेक्षण क्या कहलाता है? वैधानिक अंकेक्षण होता है, तो वैधानिक अंकेक्षण जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो अनिवार्य होता है। वैधानिक अंकेक्षण कैसा होता है? वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है। साझेदारी फर्म के लिए अंकेक्षण क्या होता है? वैकल्पिक, अनिवार्य, वैधानिक या कोई नहीं? साझेदारी फर्म के लिए अंकेक्षण होता है वैकल्पिक, अनिवार्य, वैधानिक या कोई नहीं? जल्दी से जवाब दो, क्या होगा? साझेदारी फर्म के लिए, साझेदारी फर्म के लिए कैसा होता है? वैकल्पिक होता है। साझेदारी फर्म के लिए कैसा होता है? साझेदारी फर्म के लिए वैकल्पिक होता है। अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है, इंटरिम, अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के अंत में, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के मध्य में या कभी भी? अंतरिम अंकेक्षण कब किया जाता है? इंटरिम ऑडिट कब की जाती है? हाँ, अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण कब किया जाता है? वर्ष के मध्य में। सहकारी संस्थाओं के लिए अंकेक्षण ऐच्छिक है, अनिवार्य है, वैकल्पिक है या उपयुक्त में से सभी है? सहकारी संस्थाओं के लिए, सहकारी संस्थाओं के लिए जो अंकेक्षण है वो क्या है? सहकारी संस्थाओं के लिए जो ऑडिट है, तो सहकारी संस्थाओं के लिए जो अंकेक्षण है वह जो है अनिवार्य है। कैसा है? कंपलसरी भैया, करवाना पड़ेगा। प्रन्यासों यानी ट्रस्ट, प्रन्यासों के लिए अंकेक्षण ऐच्छिक है, अनिवार्य है, वैकल्पिक है या उपयुक्त सभी है? प्रन्यासों के लिए, प्रन्यासों के लिए अंकेक्षण कैसा है?
तो यहां पर भी कैसा है, अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण कैसा होता है? सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण होता है सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण होता है तो सार्वजनिक कंपनी के लिए जो ऑडिट होती है वह वैधानिक होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ वैधानिक होती है। निम्न में से कौन सा एसए ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है? करवाए थे मैंने आपको। निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, निम्न में से कौन सा एसए ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है? निम्न में से कौन सा एसए ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है? तो ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है 610, 300, 620 या 230। कौन सा ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है? तो एसए 300, एसए 300 ऑडिटिंग प्लान से संबंधित है। चालू अंकेक्षण फाइल और स्थायी अंकेक्षण फाइल को खालिस्तान कहा जाता है। चालू अंकेक्षण फाइल और स्थायी अंकेक्षण फाइल को क्या कहा जाता है? चालू अंकेक्षण फाइल व स्थायी अंकेक्षण फाइल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। तो उसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण की विधि है? पुष्टिकरण एवं पूछताछ, भौतिक गणना, भौतिक परीक्षण या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण की विधि है? पुष्टिकरण एवं पूछताछ, भौतिक गणना, भौतिक परीक्षण और उपरोक्त सभी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या है? तो पुष्टिकरण, भौतिक गणना, भौतिक परीक्षण, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंकेक्षण के स्टाफ द्वारा, योग्य एजेंटों द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा और स्वयं अंकेक्षण के द्वारा। तो अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो स्वयं अंकेक्षक के द्वारा। सीधा यही करेगा, कार्यक्रम संबंधी कार्य योजना खुद ही तैयार करेगा। एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता क्या है? वह स्थायी होना चाहिए, साथ में लोचदार होना चाहिए, ए या बी दोनों या कोई नहीं। एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम तो वह हमेशा लोचदार होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से उसे बदला जा सके। क्या? परिस्थितियों के हिसाब से उसे बदला जा सके। निम्नलिखित दस्तावेजों को अंकेक्षक द्वारा तैयार करने का सही क्रम क्या है? लेखा परीक्षा नोटबुक, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा फाइलें। कैसे इनको मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा, फिर परीक्षा प्रतिवेदन फिर 3 नंबर आएगा, फिर फाइलें 4 नंबर आएगा, फिर नोटबुक 2 3 4 1। इसका सही जवाब होगा 2 3 4 1। इट इज ए परफेक्ट आंसर। 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। वे कार्यपत्र जिनमें अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड है संपत्ति होते हैं। किसकी संपत्ति होते हैं? वे कार्यपत्र जिनमें अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड है वह संपत्ति होते हैं कंपनी की, अंकेक्षक की, कंपनियों के रजिस्ट्रार की या भारत सरकार की। वे कार्यपत्र जिनमें अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो वो जो होते हैं अंकेक्षक की संपत्ति होते हैं, ऑडिटर की संपत्ति होते हैं। अंकेक्षक कार्य क्षेत्र से संबंधित एसए कौन सा है? अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र से संबंधित एसए है एसए 200, एसए 210, एसए 220, एसए 240। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब क्या होगा? अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र से संबंधित एसए है तो एसए 200। क्या होगा? एसए 200।
अंकेषण फाइल के प्रकार हैं, अंकेषण फाइल के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। अंकेषण फाइल के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 39, तो अंकेषण के प्रकार हैं 2। अंकेषण फाइल के प्रकार हैं 2। अंकेषण फाइल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। निम्न में से अंकेषण नोटबुक में शामिल है किए गए कार्य का विवरण, ऐसी मदों के संबंध में टिप्पणी जिनका स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि आवश्यक है। ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से अंकेषण नोटबुक में शामिल है, निम्न में से अंकेषण नोटबुक में शामिल है ऐसी मदों के संबंध में टिप्पणी जिनका स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि आवश्यक है। तो मेरे नौजवान साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें। नॉट ट्रबल माता पिता भारत माता और टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत साथियों।